नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। वरिष्ठ कवि केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, हमको तुमको सबको अपनी मीठी मीठी ईद मुबारक। दोस्तों, सदियों से भारत में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ ही ईद मनाई जाती रही है, लेकिन यह मोदी सरकार का दौर है जहां पुलिस के पहरे में ईद मनाई गई, ईदगाहों में नमाज पढ़ी गई और सब कुछ शांति से संपन्न होने के बाद बाकायदा पुलिस अधिकारियों के बयान आए कि कहीं कोई व्यवधान नहीं हुआ। गहराई से सोचें तो दुख होगा कि यह कैसा समाज बन गया है जहां त्योहार पर तनाव के बादल छाए रहे। और ज्यादा दुख इस बात का है कि इस तनाव को कम करने की जगह सरकार इसे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। एक तरफ संसद में ऐसे विधेयक पेश किया जा रहा है जिन पर विपक्ष की आपत्ति है, फिर भी सरकार उसे सुन नहीं रही, और दूसरी तरफ समाज की मानसिकता बदलने पर काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या कहें तो मानसिकता को बिल्कुल बदल दिया गया, समाज की मानसिकता को। आज सोनिया गांधी ने अपने एक लेख में इसी शातिराना कोशिश का खुलासा किया है। द हिंदू के लिए लिखे गए एक लेख में सोनिया गांधी ने बताया है कि 3C यानी 3C के कारण मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में विसंगतियां उभरी हैं। ये 3C हैं, सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कम्युनलिज्म, यानी केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिक सोच। किस तरह नई शिक्षा नीति के नाम पर मोदी सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा दिया है और इसके साथ ही पाठ्यक्रम में बदलाव करके आरएसएस की सोच को कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने थोपा है, और इन दोनों कामों को आसान करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच शिक्षा के क्षेत्र में जो मिलजुल कर काम होते थे उन्हें दरकिनार कर पूरी तरह केंद्र का वर्चस्व थोप दिया गया है। इसका खुलासा आज सोनिया गांधी ने अपने लेख में किया है। आप याद कीजिए कि इससे पहले सोनिया गांधी ने मनरेगा और राइट टू फूड को लेकर राज्यसभा में मोदी सरकार को घेरा था, और अब शिक्षा व्यवस्था की पोल उन्होंने खोली है। इस समय जिस तरह एमके स्टालिन ने दक्षिण भारत में त्रिभाषा के मुद्दे पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, और इसके साथ राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में कहा था कि संघ की पसंद के लोग शिक्षा संस्थाओं में बढ़ते जा रहे हैं। इन सब से मोदी सरकार पहले ही दबाव में थी। अब सोनिया गांधी ने विपक्ष का दबाव सरकार पर और बढ़ा दिया है। इधर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी सरकार घिर गई है। परसों इस बिल को पेश किया जाएगा, यानी 2 अप्रैल को इस बिल को पेश किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है और विपक्ष गुमराह न करे, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष को अब अपनी आपत्तियां दर्ज करने से भी सरकार रोकेगी? क्या सरकार ही सही है और बाकी जितने लोग अपनी चिंताएं जता रहे हैं वो गलत हैं? खैर, सरकार की सोच की बात क्या करें, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि आरएसएस को भी मोदी की सोच पर यकीन नहीं है। तभी तो नागपुर में मत्था टेक कर आने के बाद भी आरएसएस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ बयान आया है। चौंक गए होंगे आप कि आरएसएस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ बयान ये कैसा आ गया, जबकि नरेंद्र मोदी तो अभी अभी मत्था टेक के आए हैं नागपुर से, आरएसएस मुख्यालय से। दरअसल औरंगजेब के मसले पर देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने बहुत बातें कही, लेकिन संघ ने पहले भी कहा और अब फिर दोहराया है कि यह आवश्यक मुद्दा नहीं है, यानी अनावश्यक है, ये अनावश्यक है। आइए जरा सुन लीजिए संघ नेता सुरेश भैया जी को, उन्होंने क्या कुछ कहा है, यहीं से शुरुआत करेंगे, सुनिए। देखिए, औरंगजेब को अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कुछ श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, जो अफजल खान के लिए वहां पर कब्र बन गई थी, तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। तो भारत की उदारता की बात कर रहे हैं सुरेश भैया जी। संघ इसे बेकार का विवाद बता रहा है, जबकि इसी के कारण आप जानिए कि नागपुर में क्या नहीं हुआ। नागपुर में बवाल हो गया, हिंसा हो गई और अब बीड़ की मस्जिद में धमाका किया गया। जाहिर है
कि बीजेपी नफरत के एजेंडे को बढ़ा रही है। उसे लगता होगा कि ऐसा करके चुनावों में सफलता मिल जाएगी, लेकिन कम से कम बिहार के मामले में ऐसा नहीं है। कल जिस तरह अमित शाह ने अपने भाषण में बिहार में बार बार लालू यादव का नाम लिया, उस पर अब आरजेडी ने जबरदस्त तंज कसा है। आइए जरा देखिए आरजेडी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। आरजेडी का लिखना है कि अमित शाह ने 19 मिनट के भाषण में 18 बार परम आदरणीय परम पूजनीय श्री लालू यादव जी का नाम लिया। वो लालू प्रसाद जो 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। अंदाजा लगाइए लालू जी का नाम कितना बड़ा है, जो तड़ी पार को सोने नहीं देता। लालू यादवाय नमः का सुमरन करिए बेड़ा पार करना चाहते हैं। जय समाजवाद, जय लालू, ये यहां लिखा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पर। वहीं आज अखिलेश यादव ने भी बता दिया कि बीजेपी हारने वाली है, इसीलिए डरी हुई है। अखिलेश यादव ने ये बात जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही है। दरअसल आज अखिलेश यादव को लखनऊ में ईदगाह जाने के रास्ते में पुलिस ने रोक दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या ये इमरजेंसी है। आइए जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव को, सुनिए। लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहां पर और यहीं पर कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहां आ रहा हूं। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। तो सुन रहे थे आप यहां अखिलेश यादव को। इसी के बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने जो कुछ लिखा है जरा वो भी देख लीजिए। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि जो हुक्मरान शिकस्त के डर से डरे हैं वो ही इंसानियत का रास्ता रोके खड़े हैं। जो हुक्मरान शिकस्त के डर से डरे हैं वो ही इंसानियत का रास्ता रोके खड़े हैं। यानी बीजेपी को हार का डर सता रहा है, क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष के साथ साथ जेडीयू और टीडीपी भी खड़े हो जाएं तो फिर सरकार गिर जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यही दावा भी किया है। उधर जयराम रमेश ने भी जेडीयू और टीडीपी से उनकी पॉलिटिक्स पूछ ली है कि जरा आप दोनों पार्टियां, जो दोनों दल, ये बता दें कि आपकी पॉलिटिक्स है क्या। इधर बिहार में भी बीजेपी घबरा रही है। अभी 7 अप्रैल को राहुल गांधी फिर से पटना पहुंचने वाले हैं। वहीं कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भी बिहार में निकल रही है। आरजेडी तो रोजाना बीजेपी और नीतीश पर हमले कर रही है। यानी इस समय बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ दिख रहा है। और ऐसे में मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का ताजा प्रहार क्या बीजेपी को और कमजोर करेगा? यही सवाल यहां ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या सितंबर में रिटायर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी? यह दावा किया है संजय राउत ने। संजय राउत के उस बाइट को भी आपको थोड़ी देर में हम दिखाते हैं कि संजय राउत ने कैसे दावा किया है कि सितंबर में रिटायर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। सोनिया गांधी का सरकार पर क्या है हमला, इन सब बातों को हम